विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। देखो बेटा, वीडियो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए और थोड़ा आप लोग खुद जिम्मेदारी संभालिए, कमेंट वगैरह कर दिया करें। आपको अगर कोई विशेष ज़रूरत हो किसी टॉपिक की तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आपकी जैसे भी मदद संभव होगी मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आप भी कुछ जिम्मेदारी संभालिए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लिए, आधे मन से देख लिए और फिर ये लगता है बड़ी कठिन चीज़ें। दरअसल होता क्या है, आपके दिमाग में पहले से भ्रम भर दिया गया है कि ये फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, ये सब इतने कठिन विषय हैं कि ये केवल सर जी को आते हैं, बस हमको नहीं आएंगे। हम जब खूब मेहनत करेंगे तब ये कहीं जा कर के थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और अगर आसानी से आ जाए तो बेटा विश्वास करो, मैं इन सब का मास्टर हूँ। और मास्टर माने क्या होता है समझते हो? जो कठिन चीज़ को सरल बना दे। यह नहीं कि चीज़ सरल है तो सुन लिया और कठिन लगने लगा। बशर्ते आप लोगों का उत्साह देखूं तो आप कम से कम यह बता दीजिए कि मैं, अब जैसे देखिए कुछ लोगों की आदत होती है छोटा वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है बड़ा वीडियो भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन समझाया गया हो कायदे से। तो आप लोगों को अगर यह समझ में आता हो कि यहाँ कुछ सुझाव की ज़रूरत है सर को, तो बिल्कुल सुझाव दीजिए, स्वागत है आप लोगों का। और मैं अभी तो ये चुने चुने टॉपिक पर वीडियो दे रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहिए। मैं पूरा फिजिक्स अब अगले महीने से एक तरफ से पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ पढ़ाने का प्लान है मेरा। और वैसे भी मैं जानता हूं कि हिंदी मीडियम से विज्ञान, गणित, इस सब के अच्छे वीडियोस उपलब्ध नहीं हैं यूट्यूब पर। मैं उसके लिए आपकी मदद करूंगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आप भी संभालिए। और आधे मन से पढ़ाई मत करिए बेटा। पढ़ाई जो है यह तपस्या की चीज़ है, मनोरंजन की नहीं। इसके लिए तपस्या करना पड़ता है। और अगर मनोरंजन करना है, आनंद लेना है, तो पढ़ाई में आनंद लीजिए। जब एक एक चीज़ आपको समझ में आने लगती है तब आपको उसी पढ़ाई में ही मज़ा आने लगता है और उसी का आनंद लेते लेते आप विद्वान हो जाते हैं। और अगर आप सोचें कि पढ़ाई के साथ मनोरंजन हो, तो मनोरंजन उन्हीं चीज़ों में मिलता है, मज़ा उन्हीं चीज़ों में आता है इस मन को जिससे कोई काम ना हो, उसमें इसको खूब मज़ा आता है। ठीक, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभालिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। आइए एक टॉपिक लेकर के आया हूं, अब इस पर चलता हूं। एम्पियर का परिपथीय नियम। अब ये एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर कहता है, एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है बेटा। उसने चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। जो सिद्धांत स्थिर वैद्युतिकी में गॉस ने दिया, उसी से मिलता जुलता, उसी लगेगा कि जैसे उसी के लय ताल पर यह बना हुआ है। आइए समझिए, हम समझा रहे हैं। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश। अब कोई बंद परिपथ का क्या मतलब समझे? यानी वह परिपथ बंद होना चाहिए। ये परिपथ क्या है? सर्किट, अंग्रेजी में सुने हो सर्किट। यानी जो भी जैसे तुम देखते हो ना, तार वगैरह सब बिछाए जाते हैं, वो सब परिपथ ही है। लेकिन यह क्या होना चाहिए? बंद। बंद का मतलब समझ रहे हो ना, जिस तरह से इसे बंद कर दिया। अब बंद परिपथ है या कोई, और इसकी सीमा, तो सीमा यहाँ मान लेंगे, सीमा के अनुदिश। आप जानते हैं यह एक वृत्ताकार बंद परिपथ है। और वृत्त की दिशा किधर होती है? वृत्त की दिशा होती है किसी बिंदु पर, हर बिंदु पर वृत्त की दिशा बदलती है और किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। यहाँ आप देखिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश।
अब सीमा के अनुदिश माने यह दिशा पकड़ लेगा जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी। अब इसके अनुदिश, सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी होगा, अब इसका रेखीय समाकल, अभी बता रहे हैं रेखीय समाकल के बारे में। रेखीय समाकल परिपथ से घिरी, यानी परिपथ के अंदर नेट धारा, नेट धारा का मतलब कुल धारा, यानी धन धारा, ऋण धारा सब घटाने के बाद जो बचेगा, यानी निवल धारा जिसको कहेंगे, वही है नेट धारा। नेट धारा अगर इसके अंदर जो बंद है, उस आई के, यानी धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। आप समझिए फिर से। अब इसके अंदर पहले मैं एक धारा बंद कर दे रहा हूँ, एक मान ले रहा हूँ तार, और इसमें बह रही है धारा आई। ठीक। अब यहाँ कोई बंद परिपथ हमने ले लिया इस तरह से कि जैसे ये तार है बेटा, और ऐसे है वृत्त, ऐसे बंद परिपथ है। अब यह बंद परिपथ अगर इस तरह से बन रहा है तो इसमें से कुल कितनी धारा जा रही है? आई। कितनी धारा बह रही है? आई। तो इस बंद परिपथ से घिरी हुई धारा आई है। यहाँ नेट धारा आई ही है। तो नेट धारा आई है, इस नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना, माने आई में अगर हम म्यू नॉट का गुणा कर दें तो यह इस बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, यही है बंद परिपथ, यह हो गया इसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकल के बराबर होगा। यानी किसी बंद परिपथ के अनुदिश रेखीय, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकल इस परिपथ से में बंद नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अब इसका वेक्टर बी का समाकल कैसे निकालेंगे? इसमें एक छोटा अवयव डी एल की कल्पना करेंगे। यहाँ देखिए इसकी लंबाई ली जाएगी। अब आइए थोड़ा सा गॉस प्रमेय पे फिर से प्रकाश डालते हैं और दोनों की तुलना करते हैं कि दोनों क्या कहते हैं। गॉस प्रमेय बेटा अगर आपको याद होगा, पढ़े होंगे, तो कोई भी बंद पृष्ठ, यह जो है यह वृत्ताकार परिपथ है, लेकिन यह क्या था? बंद पृष्ठ, पूरी तरह जैसे गोला हो, बॉक्स हो, पूरी तरह से बंद हो। तो इसमें जो नेट आवेश Q होगा, इसके कारण जो फ्लक्स गुजरेंगे बद्ध पृष्ठ से, अब यहाँ ध्यान देना, बद्ध पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा फाई ई, यह आवेश और 1/, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ आवेश गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ, जो बंद पृष्ठ है उसके पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, इसके अंदर बंद आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यह बताया किसने? गॉस ने। और अब ये क्या बता रहे हैं? इनका बंद पृष्ठ नहीं है, बंद परिपथ है। ये उसमें घिरा, मतलब उसमें बंद जो गॉस थे वह उसमें बंद नेट आवेश ले रहे हैं, और यह इस बंद परिपथ से घिरी नेट धारा ले रहे हैं। यहाँ क्यों लिया गया? तो यहाँ धारा आई ली गई। ठीक। अब ये कहते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q और 1/ε0, Q का 1/ε0 गुना होगा, Q गुणे 1/ε0। और ये क्या कहते हैं कि सीमा के बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, अब यहाँ आपको याद होगा जब वेक्टर में जब हम फ्लक्स निकाल रहे थे सूत्र, तो यहाँ डी वेक्टर ए लेते थे, एक छोटा सा क्षेत्रफल, उस आधार पे निकाल रहे थे। इधर फ्लक्स की दिशा ले रहे थे और इधर मान लीजिए डी वेक्टर ए की दिशा। ठीक। और यहाँ दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। अब अभी हमने बताया बेटा कि किसी बिंदु पर वृत्त की जो दिशा होती है,
या उस बिंदु की दिशा उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होती है। और ये dl माने हुआ एक छोटा अवयव खंड, जैसे इसमें लिया था पढ़ाते समय क्षेत्रफल का एक छोटा अवयव खंड, और यहाँ ले रहा हूँ लंबाई का एक छोटा अत्यंत अल्प अवयव खंड, जिसे एक बिंदु के समान ही माना जाता है। तो उसकी दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, इसे बिंदु ही माना जाता है छोटे अवयव को। अब उस दिशा में जो वेक्टर बी बनेगा यानी चुंबकीय क्षेत्र, इसका रेखीय समाकल, अब समाकलन ऐसे किया जाएगा। और चूंकि बंद परिपथ है तो गॉस प्रमेय में हमने बताया था आप इसको ऐसे चिन्ह लगा देते हैं बंद परिपथ के संकेत के लिए। वह और यह इस दिशा में जो dl है तो इसका भी वेक्टर इसी दिशा में बनेगा, तो वेक्टर बी डॉट dl, वेक्टर बी dl, ये होता है रेखीय समाकल। यह समाकल यानी समाकलन, अब क्या बताया कि परिपथ से घिरी नेट धारा और के का म्यू नाट गुना होता है। म्यू चिन्ह आपने देखा है, यू की तरह होता है, और थोड़ा सा यहाँ ऐसे बढ़ा लेते हैं, का म्यू नाट गुना होता है। अब देखिए यहाँ क्यू का 1/ε0 गुना, यहाँ आई का म्यू नाट गुना, यानी जहाँ क्यू था यहाँ आई है, और जहाँ 1/ε0 था वहाँ यहाँ म्यू नाट है। इसलिए माना जाता है कि ये एम्पियर का परिपथीय नियम, ये वैद्युतिकी में आप चालन में पढ़ रहे हैं जिसमें धारा बहती है, और इसमें क्या था कि आवेश रुका हुआ था। तो यह सिद्धांत स्थिर वैद्युतिकी का है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है बेटा जब आवेश रुका हुआ हो तब उसके क्या क्या गुण हैं, उसका जिस भाग में अध्ययन किया जाता है उसको स्थिर विद्युतिकी कहते हैं, क्योंकि आवेश रुका हुआ है। और जब आवेश चलने लगता है तो धारा बहने लगती है, तब वहाँ धारा की बात आती है, विद्युत चालन की बात आती है। यह विद्युत चालन से जुड़ा नियम है। आशा है आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अब यह बात समझ में आई आपको, वेक्टर बी dl बराबर आई म्यू नाट गुना के बराबर होता है। यही है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर से समझा दे रहा हूँ, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश बी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकल उस परिपथ से बंद नेट धारा आई का म्यू नाट गुना होता है। आप धारा बहे तब चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बनती है किसी बिंदु पर, यह पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ दाहिने हाथ के नियम का उपयोग मैं कर रहा हूँ। आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, न पढ़े हो तो समझने की कोशिश करिए। अगर मैं अपने दाहिने हथेली को पूरी तरह से फैलाऊं और यह अंगूठा जो है वह हथेली पर लंबवत हो, लंबवत समझ रहे हो ना, 90 अंश का कोण इस तरह से। अब अगर यह धारा की दिशा बताए अंगूठा, और ये उंगलियां उस ओर हों जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो हथेली के धक्का देने की दिशा जो होगी माने इस दिशा में, यह होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आइए इसमें समझते हैं। धारा ऊपर है जा रही है, तो धारा की दिशा में क्या होना चाहिए, अंगूठा। समझ में आ रहा है कि आप लोग भी अंगूठा ही दिखाएंगे मुझे, दिखाते हैं ना। अंगूठा दिखाने का मतलब इनकार करना कि नहीं समझ में आया। तो इस तरह से अंगूठे की ओर जो धारा की दिशा है उस तरफ अंगूठा कर लिए, और यहाँ हम मानते हैं बिंदु P है यह, तो इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र अगर देखना है तो क्या बताया हमने, धारा की दिशा में अंगूठा करिए, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर ये शेष अंगुलियां कर दीजिए। तो आप देखिए धारा की दिशा में हुआ और यह बिंदु है P, इस दिशा में हो गई शेष अंगुलियां, तो हथेली किस दिशा में गई, इस दिशा में, ऐसे। तो हथेली के धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, और हथेली के धक्का देने की दिशा यह होती है, देखिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर बनेगा। ठीक, अब चलिए, तो बेटा जो ऐसे दिखाया गया है ना वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है, क्योंकि बोर्ड पर ऐसे अंदर नहीं दिखाया जा सकता। ठीक, अब
आशा है ये चीज़ आप समझ गए। अब हम आगे चलेंगे, इसको मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ तो तुलना करने के लिए गॉस प्रमेय यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप भ्रमित न हो। ये परीक्षा में जब एम्पियर का परपथीय नियम पूछे तो यह नहीं लिखना है आपको, ये तो दोनों की तुलना कर दिया था हमने। अब चलते हैं एक सीधे परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिए कि एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए, फिर कहेगा, यहाँ मैं थोड़ा इस तरह का चिन्ह दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि अलग कोई चीज़ बताया जा रहा है कि सीधे धारावाही चालक तार के समीप, और ये अनंत लंबाई का है बेटा, मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। अब परीक्षा में आपसे पूछेगा कि एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए और इसके अनुप्रयोग से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, अब आइए उसका सूत्र हम प्राप्त कर रहे हैं कि सीधे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अब यहाँ हम बेटा एक कल्पना करते हैं सीधे धारावाही चालक तार की, ठीक, और अब एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करते हैं, यानी हम बनाएंगे एक बंद परिपथ और यह धारा इसमें घिरी होनी चाहिए। तो ठीक मान लीजिए धारा आई है, इसमें बह रही है, ठीक यही चित्र आपको लेना पड़ेगा। आप समझिए जैसे तार है, अगर हम ऐसे वृत्त लें, बोर्ड पे तो दिखाई दे रहा है ना जैसे तार को काट रहा है, काट नहीं रहा है बेटा, काट देगा तब बंद परिपथ थोड़ी ना है वो। अब इस तरह से ऐसे वृत्त बनेगा, एक कल्पना में आप ले लीजिए, ऐसे एक बंद परिपथ की कल्पना करेंगे। अब मान लीजिए हमें यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर हम मान ले रहे हैं तार के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए, और हम इसकी दूरी भी मान ले रहे हैं कि इस तार से इसकी दूरी r है। तो दूरी हमेशा बेटा लंबवत ली जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से दूरी ले लेंगे, ऐसा लेंगे ये लंबवत पड़े, ठीक, इसको आप समझते रहिए। अब हम एम्पियर के नियम का उपयोग करेंगे। नियम इसीलिए बताए जाते हैं कि उनका उपयोग कीजिए। जैसे आपने देखा कि जब गॉस प्रमेय हमने पढ़ाया तो क्या किया, उसी के सहारे, याद होगा आपको, उसी के सहारे एक सीधे धारावाही चालक तार था या अचालक तार, आप समझ लें, अनंत लंबाई का था, वो आवेशित था, उसमें धारा बह नहीं रही थी। अब उसके क्या था, उसके पास हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और फिर एक क्या था, याद है, एक अनंत विस्तार का अचालक प्लेट आवेशित था, वो उसके समीप ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया था, गॉस के नियम का उपयोग कर लिया था। और वही चीज़ यहाँ है कि जब एम्पियर का नियम जान गए तो यहाँ एम्पियर के नियम का उपयोग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक वृत्तीय परिपथ की कल्पना करेंगे जो R से होकर, जो P से होकर के जाए। तो थोड़ा सा क्या होता है, चित्र देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से चित्र बना दिया जाता है ताकि आपको ऐसा आभास हो कि यह तार, वृत्त ऐसे है, तार ऐसे अंदर से गया है। इस चित्र में ऐसे ज़्यादा स्पष्ट होगा जैसे यहाँ है, अगर ऐसे मिला दें तो आप लोग को लगेगा जैसे काट दिया है, ठीक है, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। अब हम एक वृत्ताकार बंद परिपथ की कल्पना करेंगे। वृत्ताकार बंद परिपथ की कल्पना किया
अब क्यों कर रहा हूँ, हमको एम्पियर का नियम लागू करना है। ठीक है, बंद परिपथ का की कल्पना किया। यहाँ देखिए, जो इसको अलग कर लेते हैं, जो बिंदु P से जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या R है तथा केंद्र तार पर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब बिंदु P R दूरी पर था और हमने ऐसा वृत्त लिया कि जिसकी त्रिज्या R है और केंद्र तार पर ले लिया, तो जब केंद्र तार पर ले लिया और त्रिज्या R ले लिया तो अपने आप बिंदु P से होकर जाएगी और यह एक बंद परिपथ हो गया। अब एम्पियर का नियम लागू करेंगे। यहाँ एक छोटे अवयव खंड dl की कल्पना कर लेंगे। किसकी? dl की। और इसकी दिशा हमने बताया स्पर्श रेखा की दिशा के बराबर होगी की दिशा में होगी। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी बताया बेटा कि अगर I की ओर अंगूठा करें और P की ओर हथेली तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे जाएगा। तो उसी को इस दिशा में दिखाते हैं, वेक्टर B। ठीक। अब एम्पियर के अगर परिपथीय नियम का का अनुप्रयोग करें तो अब लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से कुछ नहीं है बेटा, जो ऊपर आपको समझाया इसी का उपयोग कर दे रहा हूँ। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि ये जो सीमा होगी बंद परिपथ की, इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल यानी वेक्टर B का समाकलन। ठीक। किस दिशा में? अच्छा, ये बंद परिपथ है, ये dl की दिशा में होगा, दोनों की दिशाएं एक ही होंगी। अब यह जो है क्या बताया उसने, इससे घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। हम पूरे एम्पियर का यह नियम पहले लिख लेंगे। अब इसी से हम B का मान ज्ञात करेंगे, माने ये पूरा नियम पहले यहाँ रख लेंगे और फिर इसी से हम B का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। ठीक। तो नियम यही रहेगा, रख लेंगे। ठीक यही चीज़ है, इसी की कॉपी करना है आपको, नकल। और यहाँ रख करके अब 2 लाइन और बढ़ाइए, बस आपका काम हो जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या ज्ञात करना है। देखिए, जब कोई चीज़ पढ़ा करें बेटा तो ध्यान दिया करें कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मुझे ज्ञात क्या करना है। यह नहीं कि बस डेरिवेशन रट लिया हमने, अब डेरिवेशन में कुछ भी निकला है हमको पता नहीं, लेकिन बस एक तरफ से रटना है हमको। रटिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या ज्ञात करना है। जब यह पता रहेगा तो तौर तरीका भी आप जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ भी समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको बस कहीं जाना है, अगर ऐसे चल रहे हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। इसके बाद तब दिमाग काम करता है कि हाँ वहाँ जाना है तो यह तरीका लगा दी, ठीक, ऐसे कर दें, इस दिशा में है तो इधर किधर जाऊँ, इधर जाऊँ, तब ये आपका दिमाग काम करता है। हमको यहाँ B ज्ञात करना है। ठीक। आइए अब हम थोड़ा सा समाकलन का अनुप्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, एक चीज़ नहीं लिखा हूँ शायद, कि इससे बंद एक तार में प्रवाहित धारा I है। ये सब लिख लेना, काफ़ी चीज़ें लिखता नहीं हूँ जगह कम होने के कारण। अब वेक्टर B dl पर हम चर्चा करेंगे। अब आपको मालूम है कि यह एक तरह से वेक्टर B डॉट dl है, तो यह क्या हो जाएगा? अदिश गुणन के नियम से B dl cos थीटा। वेक्टर A डॉट B आप पढ़े हैं सदिश में, कक्षा 11 के कोर्स में। वेक्टर A वेक्टर B बराबर डॉट वेक्टर B बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। और थीटा क्या होगा? वेक्टर A और वेक्टर B के बीच बना कोण। उसी तरह से B dl माने AB समझ रहे हो ना? वेक्टर A मानो इसको वेक्टर B
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यही होके क्या हो गया, वेक्टर बी ए के जगह ये बी है और बी के जगह डी एल है, तो बी डी एल कास थीटा, यहाँ डॉट भी लगा दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यह वेक्टर ए बी कास थीटा। अब कास थीटा यहाँ कास जीरो बन जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही होंगी, ठीक। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं जीरो। अब यह बराबर किसके है, आई इंटू म्यू नॉट, ठीक। अब यह बी जो है यह नियत राशि है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र नियत राशि है, इसको रोके रहेंगे और समाकलन एक्चुअल में डी एल का होगा। अब कास जीरो का मान 1, तो इतना हुआ बराबर आई म्यू नॉट, ठीक। अब यह बी कांस्टेंट है, यह नियत है। अब डी एल जो होगा इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो केवल डी एल का समाकलन का मतलब हुआ, आपको याद होगा पिछले वीडियो में बताया था, गॉस थ्योरम जब पढ़ा रहा था, तो इसका मतलब हुआ कि डी एल माने एक छोटा अवयव हमने लिया अत्यंत सूक्ष्म और समाकलन कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे ही जितने छोटे खंड बनेंगे इस पथ पर उन सब का योग। तो ये छोटे छोटे टुकड़े आप ऐसे जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, तो पूरा योग कितना होगा, कितना होगा पूरा योग, कितना होगा, उसकी परिधि के बराबर, यानी ये पूरा बन जाएगा वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हैं 2 पाई आर, यहाँ त्रिज्या आर मालूम है, इसलिए इस पूरे डीएल का समाकल बेटा हो जाएगा 2 पाई आर, यानी बी गुणे 2 पाई आर बराबर आई म्यू नॉट। यहाँ हमने गुणे का प्रयोग कर दिया, चलेगा बेटा, लेकिन और जगह इधर मत करना। ये जब वेक्टर नहीं रह जाता, सदिश चिन्ह नहीं रह जाते, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, गुणा के इस चिन्ह का। नहीं तो ये सदिश गुणन बन जाता है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप लिखते हैं ना, तो सदिश गुणन हो जाता है, और जब डाट देते हैं तो अदिश गुणन। अब हमको ज्ञात क्या करना है, बी, तो बी बराबर, चलिए क्या होगा, आई म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, ओके। अब इसी को थोड़ा सा सुधारा रूप में ले लेते हैं सूत्र की तरह, अच्छा लगे। बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई, चुंबकीय क्षेत्र में आप कांस्टेंट वैल्यू में म्यू नॉट बाई 4 पाई पढ़े हैं ना, तो यहाँ 2 पाई ही रहता है, 2 पाई। अब बचा क्या बेटा, आई इंटू आई बाई आर, यह बन गया सूत्र। अब आपको एक बात और याद दिला दूं, यह सीधे धारावाही तारक चाल के समीप चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। इसको तो आप रटे रहिए, ठीक। अब याद करिए, एक और पढ़ाया गया होगा आपको कि किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर, वो बायो सावर्ट लॉ के बाद तुरंत पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो उससे इसकी तुलना कर लेना जरा, म्यू नॉट बाई 2 है उसमें केवल वृत्त के केंद्र पर, जैसे ये वृत्त है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसमें धारा बह रही है आई, तब इसके सूत्र में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखना होता है तो म्यू नॉट बाई 2 केवल लेते हैं, ठीक है, आई बाई आर। और यहाँ सीधे धारावाही तारक चाल के कारण जो होता है वो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। इससे तुलना इसलिए कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, और दोनों में जब अंतर समझे रहेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह सीख गए होंगे, 1-2 बार देख करके। जो दिक्कत आती हो, जो और भी टॉपिक ऐसे हों, आप बताइए, आपके लिए वीडियो बन जाएगा, समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए।